हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं अपना राज्य का जो महाधिवक्ता के बारे में। आज हम लोग डिटेल से समझेंगे। और देखिए यहाँ पे जितने भी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे हमारे क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप में से जो अभी रेगुलर होंगे उनको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। एंड जो अभी न्यू है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो हो सकता है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम हो। बट हाँ, अभी जो जितने भी आयोग हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ एक ही वीडियो में ख़त्म हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस आप लोगों को ध्यान से सुनना और समझना है। और सिर्फ सुनने या समझने से काम चलेगा नहीं, आपको साथ साथ क्या करते जाना है, लिखते भी जाना है। ठीक है, ताकि जब भी आप रिवाइज करो तो आपके पास एक प्रॉपर नोट्स तैयार रहे। हाँ, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो फिर ये लगे कि अच्छा, जहाँ पे हमने टाइम वेस्ट किया था उसका कुछ हमारे पास इनपुट अब निकला है। और इसलिए आपको लिखने वाला काम जो है वो तो करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखिए कि संवैधानिक आयोग में एक बार फिर से रिकॉल कर देती हूँ कि पूछा जाता है, आप चाहे किसी भी रेलवे से लेके यूपीएससी तक की किसी की भी तैयारी कर रहे हो, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। और इनसे क्वेश्चन बनते हैं, आपको कैसे पता चलेगा? मैंने तो बता दिया कि बनते हैं, तो अब आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि बनते हैं कि नहीं बनते। तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उन एग्जामों की। और आपको बिल्कुल ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन बनते हैं या नहीं बनते हैं, पूछे जाते हैं, कौन से सेगमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से सेगमेंट से नहीं पूछे जाते हैं। एंड स्पेशली जो एमपी वाले हैं, मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि जो एमपी पीएससी वाले हैं, तो उनके लिए ये तो बिल्कुल आप मान के चलिए ना कि संजीवनी है। ये यूनिट 10 जो पीटी का है, सिलेबस चेंज हुआ एमपी का, और उसमें से पूरे के पूरे मतलब आयोग भर के दिए गए हैं। एक दो आयोग रहते थे वो 1989 वगैरह के, लेकिन अब पूरे आयोग एकदम से भर के दे दिए हैं। जितने भी आयोग आपके हैं, कुछ छोड़ के, संवैधानिक गैर संवैधानिक सब सम्मिलित कर दिए गए। और इसलिए आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्पेशली एमपीपीएससी वालों के लिए मैं बता रही हूँ, बाकी तो सबके लिए ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे हमने संवैधानिक आयोग जो पढ़े थे उनमें से एक बार फिर रिकॉल करा रही हूँ। आप में से जो भी नहीं लिखे हों लिख लेंगे। हालांकि मैं पहले वीडियो में, इसके जो फर्स्ट वीडियो आयोग का बना था, उसमें मैंने यही बताया कि कौन कौन से हैं, फिर उसका एक्सप्लेन करके हम लोग अलग अलग पढ़ रहे हैं। देखिए पहला कौन था, एक था निर्वाचन आयोग। जब हम पहले की बात करते हैं, निर्वाचन आयोग हमारा आता है, ये कौन सा है, संवैधानिक आयोग है। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा यूपीएससी। यूपीएससी के बाद आएगा स्टेट, आपका पीएससी आता है। स्टेट पीएससी यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग आता है, या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और यूपीएससी का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ वित्त आयोग आता है। ठीक है, यहीं पे एक संवैधानिक आयोग ही है ये भी। और उसके बाद आप देखोगे कि जीएसटी काउंसिल आता है, जो कि जीएसटी के लिए बनाया गया था। जीएसटी के लिए, अच्छा एक बात बताइएगा, आप लोगों के लिए अभी बताना है। ठीक है, कि आर्टिकल कौन सा है, जिस आर्टिकल में संशोधन हुआ था उसका संशोधन नंबर कौन सा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं बता के रखी हुई हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि एसटी के लिए जो नेशनल कमीशन बना हुआ है, यानी कि राष्ट्रीय आयोग है, शेड्यूल ट्राइब के लिए, या शेड्यूल कास्ट के लिए, या अदर बैकवर्ड क्लासेज के लिए। उन, क्योंकि देखो अदर बैकवर्ड क्लासेज के लिए अभी जो 6th एडिशन की लक्ष्मीकांत पढ़ रहे होंगे उनको ये नहीं मिलेगा, जो सॉरी 5th एडिशन की। ठीक है, इसमें आपको ये ओबीसी वाला चैप्टर नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप 6th एडिशन की बुक है आपके पास, हालांकि मैं पढ़ा रखी हूँ तो आप वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन यदि बुक है आपके पास तो वहाँ पे ये अपडेटेड है, जो आपका आया है कि जो हमारी बैकवर्ड क्लासेज है 2018 में जो 102वां संविधान संशोधन हुआ, वहाँ पे उसके लिए एक अलग से मतलब कि आयोग बना दिया गया है इसके लिए भी। तो वो आपको पता होनी चाहिए। और आपको पता ही है कि जो करंट में चलता है तो वो बिल्कुल पूछा जाता है। देखो हम लोग कहते हैं कि यार करंट इतना पढ़ के गया या नहीं, कभी कभी हो जाता है इससे। ठीक है, तो करंट का मतलब ये नहीं होता है कि हमने आज पढ़ा कि यहाँ पे 102वां संविधान संशोधन हुआ तो उसको हमने पढ़ लिया, अब ये नंबरिंग याद कर ली, सन याद कर लिया कितना है। ठीक है, अब वहाँ से हमने उसके बारे में कुछ नहीं देखा, बस जितना जितना था उस दिन की डेट याद कर ली, नंबरिंग सन याद कर ली। तो उससे ये नहीं कहता, करंट का मतलब ये है कि जो इशू प्रेजेंट टाइम में आपके चल रहे हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी। मतलब कि यदि एमपी के बारे में आया कि नर्मदा केन परियोजना जो भी आपकी आ रही है, ठीक है, तो उसके बारे में अब ये आपसे पूछ लेगा कि
पूछेगा वही रिसेंट वाला ही पूछेगा, बाकी पीछे का नहीं पूछने चाहेगा, आपका थ्योरी फॉर्म में ही पूछेगा। तो ये पूछ लेगा कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, या नर्मदा नदी कितने राज्यों से होकर जाती है, या नर्मदा नदी को कहाँ की जीवन रेखा कहा जाता है, मतलब इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। नहीं पूछेगा आपसे नर्मदा केन परियोजना। तो इससे बस ये याद रखना है आपको कि बस नर्मदा केन परियोजना आई थी, हमने पढ़ा था, तो वो तो आया ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको ये बस इतना अपडेट रखना है कि हाँ, अभी जो प्रेजेंट टाइम में कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या चल रहा है, उनसे रिलेटेड क्या-क्या चीज़ें हम पढ़ सकते हैं। जैसे कैग की सपोज़ मान लीजिए कि कोई रिपोर्ट आती है। कैग हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जो कैग की जब रिपोर्ट आती है, तो इसमें से क्या होता है कि कैग की रिपोर्ट आई, ठीक है। रिपोर्ट में क्या कहा गया, डजेंट मैटर क्या कहा गया, कुछ नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अभी करंट में कैग चल रहा है, ठीक है, उसकी रिपोर्ट पे चर्चा हो रही है, तो पूछा कहाँ से जाएगा कि भाई कैग किस आर्टिकल नंबर में है। अब कैग के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, कैग के कार्य क्या है। तो ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, अच्छे तरीके से डिटेल से पढ़नी। करंट पढ़ने का भी मतलब यही होता है, रट्टा मार लो कि ऐसे ऐसे, मतलब कोई मान लो सैटेलाइट के बारे में आ रहा, तो सपोज दैट चंद्रयान 2 के बारे में आ रहा, ठीक। चंद्रयान 2 हमने देखा कि चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च हुआ। कैसे कैसे मतलब वो फेल हो गया, क्या हुआ। अब उसमें से चंद्रयान 2 के बारे में या उससे रिलेटेड अदर जो मिसाइलें हैं इसरो के द्वारा जो भी लॉन्च की गई, उनसे पूछ लिया जाएगा आपसे क्वेश्चन। तो इसलिए थोड़ा सा हमें ब्रॉड लेवल पे सोचना समझना और देखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन का जो ट्रेंड होता है ना, बस इसी के सहारे हम आगे बढ़ के थोड़ा पूछ लेता है, और हम वहीं पे यदि लटके रह गए तो वो नहीं काम बन पाता है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान दे के आपको पढ़ें। यदि आप लोग पढ़ाई करेंगे तो अब इससे सब लोग निकलते हैं, तो जितनी वैकेंट प्लेस रहती है तो भरते ही है ना, तो उनमें से कोई तो निकलता ही होगा। तो हम भी निकल सकते हैं, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। बस ध्यान रखना कि किस तरीके से पढ़ना। सॉरी, थोड़ा-सा मैंने आपका टाइम ज़्यादा ले लिया, बट हाँ, ये भी बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी-कभी जब हम गलत रास्ते पे जा रहे होते हैं, तो सही रास्ता दिखाने वाला भी एक मतलब ठीक है कि अच्छा काम कर जाता है, ठीक है? तो अब आज हम बात करेंगे यहाँ पे, क्या बात करेंगे, राज्य का महाधिवक्ता। यानी कि एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ठीक है। किसके बारे में, स्टेट के बारे में है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे सेंटर और स्टेट सबका अलग अलग मतलब है, अलग अलग सब कुछ है। एनसीईआरटी में लक्ष्मीकांत जब से पढ़ रहे हैं, मैं कई बार बता चुकी हूँ, इतनी बार बता चुकी हूँ कि शायद बच्चे को, कोई छोटा सा बच्चा भी सुन रट जाना चाहिए उसे। तो यहाँ पे अब हम क्या बात करें, राज्य के लिए। जिस तरीके से देखो क्या होता है कि हेडिंग आप डाल लीजिए ये, और वहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारे सेंटर पे होता है, केंद्र पे होता है कि कौन होता है, आपका होगा महान्यायवादी होता है, ठीक है। कौन होता है, महान्यायवादी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसी तरीके से आपका स्टेट में कौन मिलेगा, तो स्टेट में आपको देखने को मिलता है कौन, महाधिवक्ता, ठीक है। इसका आर्टिकल नंबर की बात करें तो इसके लिए आर्टिकल नंबर है 165। आर्टिकल नंबर कितना, आर्टिकल मोस्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको याद रखना है। तो आर्टिकल नंबर कौन सा है, 165 है। किसके लिए, जो राज्य के लिए एक महान्यायवादी की बात की गई है, इनके लिए, ठीक। इसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे राज्य का ये क्या होगा, सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। यदि कोई पूछे आपसे कि राज्य का जो सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है वो कौन होता है, कोई क्या क्वेश्चन ही ऐसे बन सकता है कि राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन है, तो उसमें से महान्यायवादी भी दिया होगा, महाधिवक्ता भी दिया होगा, राज्यपाल भी दिया होगा, राष्ट्रपति भी दिया होगा। अब फैसला आपके हाथ में, क्योंकि उत्तर सामने है। तो यहाँ पे क्या बताया, राज्य पूछा जा रहा है, थोड़े से में मिस्टेक करते हैं हम लोग, यहाँ पे राज्य या भारत, तो इसमें राज्य में होगा महान्यायवादी, सॉरी महाधिवक्ता। और आपका होता है कि जो भारत में होता है महान्यायवादी होता है, ठीक है। और इसी का ये अनुपूरक भी होता है। इसके नियुक्ति और कार्यकाल की बात करें तो जैसे इसमें लिखा है वैसे नहीं छापना आपको, ऐसे नियुक्ति करके आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे डैश करके। तो नियुक्ति राज्य में जो होंगे उनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल द्वारा की जाती है, ठीक है। तो जो गवर्नर हैं स्टेट के, उनके द्वारा की जाएगी क्या, नियुक्ति महाधिवक्ता की, ठीक है, महान्यायवादी की नहीं। क्योंकि यदि राज्य में राज्यपाल कर रहा है तो सेंटर में ऑब्वियस है कि राष्ट्रपति करेगा। तो महान्यायवादी की जब बात आएगी कि भाई महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा कि महान्यायवादी जो है उनकी नियुक्ति की जाएगी किसके द्वारा, यहाँ पे की जाएगी आपके राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। लेकिन यहीं पे जो महाधिवक्ता हैं उनकी नियुक्ति करता है राज्य का राज्यपाल, राइट। तो आपको नियुक्ति के सामने बस डैश करके लिख लेना राज्यपाल। देन उसके बाद आता है कि उस व्यक्ति में क्या होना चाहिए, तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए, यानी कि उसके क्वालिफिकेशन की बात की जाए, योग्यता की बात की जाए, तो यहाँ पे क्या होगा,
योग्यता लिख लीजिए आप, ठीक है। इसमें क्या होगा कि वो जो व्यक्ति होगा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य होना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो बने, बट उसके उतना जितना कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जो भी शर्तें होती हैं वो उस पे पूरी की पूरी वो फुलफिल कर रहा हो बंदा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी या उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। मतलब साफ सा है जो जो मैंने बताया कि देखो, या तो आप ये पढ़ लो कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, सॉरी हाई कोर्ट के, ठीक है, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं कि तो उनके लिए क्या क्या अहर्ताएं होती हैं, तो ऑब्वियस है कि वो भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, उसे 10 वर्ष का कहीं का भी मतलब वकालत का अनुभव प्राप्त होना चाहिए। तो इस तरीके का जो होता है, तो मतलब इतने क्राइटेरिया रखे गए हैं, तो चाहे इतना पूछे या इतना पूछे, बस आपको याद रखना है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश, और जब महान्यायवादी के बारे में आएगा तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, बस जस्ट सिंपल है, ठीक है। उसके बाद आता है कि संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया, यानी कि इसका जो टाइम पीरियड है 2 साल होगा, 4 साल होगा, 5 साल होगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये मेंशन नहीं है। तो आपको भी ये जब भी क्वेश्चन घुमाएगा कैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि महाधिवक्ता का कार्यकाल, ठीक है। अब महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है, यहाँ पे दे दिया गया 6 वर्ष या 65 वर्ष, उसके बाद दे दिया गया कि 5 वर्ष या 62 वर्ष, उसके बाद आपका दे दिया गया कि इनका कोई कार्यकाल सुनिश्चित नहीं है, उसके बाद एक और कोई ऑप्शन दे दिया। तो अब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि सबका तो टाइम पीरियड दिया ही रहता, तो इनका भी दिया ही होगा। तो कुछ ऐसे भी संवैधानिक पद हैं जिनका टाइम पीरियड दिया ही नहीं है। तो अब इसमें क्या करना है कि आपको ध्यान रखना है कि जो महाधिवक्ता है उसका कोई भी टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। जैसे कैग का हमने देखा था ना कि 6 वर्ष या 65 वर्ष, तो यहाँ पे महाधिवक्ता का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, राइट। अब आता है आगे कि इसके अतिरिक्त संविधान में उसे हटाने की व्यवस्था का भी कोई वर्णन नहीं है। किस तरीके से आप उसे हटाओगे, इसका भी कोई वर्णन नहीं दिया गया है, राइट। अब आता है कि वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। हाँ, ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपको। संविधान में ना तो हटाने का कोई प्रावधान दिया गया, ना तो कार्यकाल है, ठीक है, बिल्कुल नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन अब यहाँ पे जो ट्विस्ट है कहानी में वो ये है कि ये क्या है, कैसा पद है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है। मतलब क्या हुआ कि राज्यपाल यदि इसे आज नियुक्त किए, कल चाहते हटा दे तो हटा देंगे। मतलब ये राज्यपाल के ऊपर डिपेंड करना कि इसे कब तक रखना है, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, वो उनका टाइम पीरियड बढ़ाते रहेंगे, उन्हें रखते रहेंगे। तो राज्यपाल के अंदर है कि आज ही हटा दें या तो उन्हें बरसों तक रखे रहे, उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इनका कार्यकाल कैसा है, यानी कि इनके टाइम पीरियड का कोई फिक्स नहीं, राज्यपाल के ये प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। और इसका तात्पर्य क्या है कि उसे राज्यपाल द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है, वही जो मैंने बताया। और वह अपने पद से त्यागपत्र भी दे सकता है, कार्य मुक्त हो सकता है। सामान्यतः वह त्यागपत्र तब देता है जब सरकार यानी कि मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देती है या पुनर्स्थापित होती है, क्योंकि उसका नियुक्ति सरकार की सलाह पर होती है। देखो त्यागपत्र, हाँ, यहाँ पे भी एक कहानी में ट्विस्ट ही है कि त्यागपत्र तो वो दे सकता है, लेकिन फाइनली उसे त्यागपत्र तब देना ही पड़ता है। कभी भी वो त्यागपत्र दे दे कोई बात नहीं, दे देगा, लेकिन यदि उसे एक निश्चित है कि हाँ अब त्यागपत्र देना ही पड़ेगा, ऐसा टाइम पीरियड तब आता है जब क्या हो कि कोई मंत्रिपरिषद, ठीक है, यानी कि कोई सरकार अपना त्याग दे देती है, दूसरी सरकार बनती है, और जब दूसरी सरकार बनती है तो सरकारों के द्वारा ही महाधिवक्ता चुना जाता है, उन्हीं की सिफारिश पे राज्यपाल नियुक्त करते हैं। तो फिर वहाँ पे उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा कि क्योंकि दूसरी सरकार आई, कोई दूसरा महाधिवक्ता चुन रही है, तो फिर जो हैं पहले उन्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इस्तीफा देना पड़ेगा। अब क्या होता है कि संविधान में महाधिवक्ता के वेतन भत्तों की हम बात करें, कोई इनका भी निश्चित नहीं है कि इन्हें कितना वेतन दिया जाता है, कितना भत्ता दिया जाता है। ये भी किसके ऊपर डिपेंड है, राज्यपाल के ऊपर, कि ये इनके वेतन भत्ता कितना इनके ऊपर मेहरबान होकर कितना दे सकते हैं। तो संविधान में कोई ऐसा इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है, कोई इनका मतलब कि ऐसा टाइम पीरियड नहीं जो कि बताया जाए कितने साल तक रह सकते हैं। इनके वेतन भत्ते को भी कोई निश्चित बातें नहीं की गई हैं। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। कार्य एवं शक्ति है, इनके जो कार्य हैं, भाई बनाया जा रहा है तो कुछ काम होगा तभी तो बनाया जा रहा है, फालतू का पैसा देने के लिए तो कोई आयोग बनाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो काम क्या क्या है। सबसे पहले तो इन्हें कानूनी अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। राज्य में वह मुख्य कानूनी अधिकारी होता है और इस नाते इसे क्या कहा जाता है, महाधिवक्ता। और इसके कार्य जो होते हैं, तो
राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। राष्ट्रपति कोई काम सौंपता है राज्यपाल को, कोई विधि यानी कि कानून के संबंधी कोई काम सौंपा जाता है, तो महाधिवक्ता जो होता है राज्यपाल को सलाह देने का काम करता है। गच्छे भैया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हैं। संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करना भी इसका काम है। और यहाँ पे देखो ये कुछ मोस्ट काम ही है, मतलब कि कानून से संबंधित कुछ मामले, ऑब्वियस है कि लॉ से रिलेटेड या लॉ से संबंध रखेगा, कानून से संबंध रखेगा, कानून की पढ़ाई करके आएगा तब तो वकील बनेगा, अधिवक्ता बनेगा। तो ऑब्वियस है कि कानून से संबंधित ही सलाह वगैरह देगा, तो चाहे राष्ट्रपति से हो चाहे राज्यपाल से हो, इसका काम यही रहता है। अब इसके बाद क्या आता है कि अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। यानी कि जो वो काम कर रहा है उसके जो कर्तव्य है, तो राज्य का कोई भी न्यायालय हो वहां पे सुनवाई का अधिकार है। और इसके अतिरिक्त उसे विधानमंडल के दोनों सदनों या संबंधित समिति अथवा उस सभा में जहाँ के लिए वह अधिकृत है में बिना मताधिकार के बोलने व भाग लेने का भी अधिकार है। कहाँ पे? विधानमंडल में, ठीक है। विधानमंडल में आपकी विधानसभा भी आएगी, विधान परिषद भी आएगी। तो दोनों सदनों में यदि किसी राज्य में विधान परिषद भी है या विधानसभा है तो वहां पे क्या किया जाएगा, क्योंकि विधान, मैं क्यों कह रही हूँ कि यदि किसी राज्य में विधान परिषद है, क्योंकि कुछ ही राज्यों में, अभी अपने देश के राज्यों में विधान परिषद है। अब ये क्यों है? क्योंकि भाई लोचा है कि उसने कह दिया, हमारे संविधान में कहा गया था कि यदि राज्य चाहे तो अपने मर्जी से अपने यहाँ पे क्या करेगी, विधान परिषद लागू करेगी, करना होगा, और नहीं करना होगा तो नहीं करेगा राज्य। तो कुछ राज्यों में है और कुछ राज्यों में नहीं है विधान परिषद। तो आपको आज का जो होमवर्क है ना यही है, HW आपका, ठीक है। तो बचपन में ऐसे ही लिखते रहे होंगे आप लोग। तो आज का जो होमवर्क है यही है कि कुल कितने राज्यों में हमारे यहाँ पे विधान परिषद है। क्योंकि विधान परिषद, देखो विधानमंडल जो होता है ना उसके 3 अंग होते हैं, एक होता है राज्यपाल, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। जो सेम सेंटर पे राष्ट्रपति होता है वही यहाँ पे राज्यपाल का काम होता है। जो सेंटर पे लोकसभा होता है वही विधानसभा का काम होता है। जो सेंटर पे हमारा राज्यसभा होता है वही विधान परिषद होता है, ठीक है। उन्हीं के जैसे जनता का सदन, निम्न सदन, उच्च सदन, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप मिला के पढ़ोगे ना, बहुत आसान है और बहुत ईजी भी है, कुछ भी नहीं है इनमें, थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी सब कुछ वही सेम है। तो ये बातें होती हैं, यानी कि दोनों सदनों में पार्टिसिपेट कर सकता है, और सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, ये वहां पे अपना मत भी दे सकता है, ठीक है। यानी कि उसे बोलने का भी अधिकार है, और उसे वे सभी विशेषाधिकार एवं भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलते हैं। तो अब इस एक विधानमंडल के से किसी मेंबर्स, मतलब कि जितने भी वहाँ पे मेंबर होते हैं तो उनको जितने भी अधिकार मिलते हैं, जो भी वेतन भत्ते मिलते हैं, तो वो इसको भी दिए जाते हैं, जो कि राज्य का महाधिवक्ता होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। और देखिए जो यहाँ पे कुछ अनुच्छेद लिखे गए हैं तो इनके बारे में तो आप लिख ही लीजिए तो बेटर होगा। यहाँ पे जो 165 है, हमने देखा कि राज्य के लिए महाधिवक्ता की बात करता है। 177 जो है वो राज्य विधायिका के सदनों तथा इसकी समितियों से जुड़े जो महाधिवक्ता के अधिकार है उनके बारे में। 194 महाधिवक्ता की शक्तियाँ और विशेषाधिकार को देखता है। ये तो ठीक है, इम्पॉर्टेंट है कि ये राज्य के महाधिवक्ता का किस में है, 165 में है, ठीक है। उसके बाद अब आता है कि जो हमारे संवैधानिक निकायों से संबंधित जो अनुच्छेद है, इनको थोड़ा सा हम एक नज़र में फटाफट देख ही लेते हैं कौन कौन से हैं। और अभी तक हम लोग इन सब जितने भी अनुच्छेद अभी मैं बताने वाले वो सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। पहला अनुच्छेद, ये लिखना है आपको, साथ साथ लिखते चलना है। यहाँ पे क्या है, अनुच्छेद 76, यानी कि आर्टिकल जो हमारा आ रहा है 76। यहाँ पे क्या बात की गई है, भारत का जो आपका होगा कौन, महान्यायवादी। महान्यायवादी के बारे में आर्टिकल 76 में कहता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 148। यहाँ पे क्या कहता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखो कैग और महान्यायवादी दोनों अलग अलग हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ जो आपके स्टेट के हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है कि एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल एंड कंट्रोलर जो होते हैं आपके एडवोकेट जनरल, वो अलग चीज़ हैं, ठीक है। तो जो महान्यायवादी है किसमें, 176 में, 76 में, 148 में आपका दिया गया है किसका, कैग का,
ठीक, याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, महान्यायवादी और कैग दोनों अलग अलग चीजें। ठीक है। 165 में राज्य का महाधिवक्ता देख ही लिया हमने। 243 ये भाई मतलब 243 वाला ना पंचायती राज का सिस्टम है। यहाँ पे इतने आर्टिकल हैं कि जिसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। ठीक है। तो इसमें जो दिए गए हैं कम से कम उतना याद रखिए। भर भर के पूछे जाते हैं, हर स्टेट वाले पंचायती राज का ये सब कुछ मेंशन करके ही रखे हैं, तो इसमें ध्यान रखिएगा आप लोग कि यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कि आई है, आई किस में है, इसमें आएगा जो राज्य के वित्त आयोग की बात करेगा। और उसके बाद यदि हम आगे देखें तो के है, के निर्वाचन आयोग की बात करता है। इसमें राज्य के लिए और सॉरी जो पंचायत के लिए है और नगर निगम के लिए, दोनों के लिए अलग अलग होगा। ठीक है। तो अभी राज्य के निर्वाचन आयोग की बात के में किया जाता है 243 के जेड डी में किया जाता है जिला समिति, और जेड ई में किया जाता है महानगरीय योजना के बारे में। हालांकि इसको डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। 263 में है अंतर्राज्यीय परिषद। ठीक है। 262 में जो अंतर्राज्यीय विवाद होता है उसके बारे में है अंतर्राज्यीय परिषद। 263 में है 280 वित्त आयोग। 307 अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य आयोग है। 315 यूपीएससी का है। 324 निर्वाचन आयोग का है। 338 आपको पता है कि अनुसूचित जाति के लिए है। और 338 यहाँ पे ए है वो अनुसूचित मतलब जनजातियों के लिए है। और उसके बाद 339 इसमें क्या बताया गया है, 339 में अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जाति आयोग। और 340 पिछड़ा वर्ग आयोग है। और उसके बाद आता है 344 यहाँ पे क्या है, राज्य भाषा आयोग और संसद की राज्य भाषा समिति है। 350 का भी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकार है। तो ये है कुछ मोटी मोटी छोटी छोटी बातें जो कि आपको सबको याद रखनी है। राइट। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या, गैर संवैधानिक आयोग। अभी तक हम संवैधानिक आयोग पढ़ रहे हैं और आज जो पहली बार यहाँ पे देख रहे हो तो इससे पहले भी कई जितने भी हमारे संवैधानिक आयोग है हम सबकी वीडियो बना के अपलोड कर चुके हैं, तो आप बेशक देख सकते हैं। और कोई भी कंफ्यूजन हो कहीं पे भी तो बेशक आप यहाँ पे आके पूछ सकते हैं। लेकिन मैं इतना तो दावा कर सकती हूँ कि जितनी चीज़ें हम पढ़ाते हैं एक तो कोशिश करती हूँ कि क्लास में ही रट जाए। देन दूसरी बात जो होती है यहाँ पे कि आपको मतलब आपके अंदर कोई ऐसा डाउट रह ना जाए, और इससे बाहर क्वेश्चन कभी आएंगे नहीं। आप यदि पेपर ऊपर देते होंगे तो मनोरंजन के लिए पढ़ रहे होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि देते होंगे एग्जाम वगैरह तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन कितने पूछे जाते, किस हद तक जा सकते हैं और कहाँ तक हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे किसमें, गैर संवैधानिक आयोग में। और महाधिवक्ता, महान्यायवादी, कैग, इन सब में थोड़ा डिफरेंस बना के रखिएगा, एक नहीं है। ठीक है। तो फिर मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि कौन कौन से हमारे कैसे कैसे निकाय और भी अभी आगे आएंगे। और फिर एक बार बोल रही हूँ कि जो भी डाउट हो बेशक आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल कोई संकोच नहीं, आप पूछेंगे और आपके डाउट सारे क्लियर किए जाएंगे।